तो आज हम एक किताब द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड है उसकी एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। मतलब इसके जरिए ये समझने की कोशिश रहेगी कि आजकल ये ध्यान बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों हो गया है और हाँ, इससे कैसे निपटा जाए। हमारे पास इस किताब की एक अच्छी विस्तृत समीक्षा है जो इसके जो मुख्य आइडियाज़ हैं, तकनीकें हैं, उन पर रोशनी डालती है। तो मकसद यही है कि इस समीक्षा से जो सबसे काम की बातें वो निकालें। हाँ बिल्कुल। और ये वाकई एक बहुत अहम मुद्दा है आजकल। समीक्षा की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि आज के दौर में फोकस यानी कि एकाग्रता बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। वजह तो कई है, लेकिन ये जो डिजिटल दुनिया का शोर है ना, शायद वो सबसे बड़ा कारण है। हाँ, समीक्षा में इसका खास तौर पर जिक्र है। जैसे सोशल मीडिया की लगातार जो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं या फिर वो एक साथ कई काम करने की आदत, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, और हमारे आसपास का जो शोर बढ़ता जा रहा है, ये सब मिलकर हमारे ध्यान को लगातार खींचते रहते हैं। बिल्कुल, ये अब सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि एक आम समस्या बन गई है ना। और समीक्षा इस बात पर भी गहराई से जाती है कि ये सिर्फ बाहरी भटकाव नहीं है, हमारी आदतें भी कुछ ऐसी बदल गई हैं। वो जो तुरंत नतीजा पाने की चाहत होती है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसने कहीं ना कहीं लंबे समय तक किसी एक चीज पर टिके रहने की हमारी जो क्षमता है उसको कमजोर किया है। तो फिर इस चुनौती से निपटने के लिए समीक्षा में किन खास तरीकों या क्या कहते हैं तकनीकों पर जोर दिया गया है? मैंने सुना है कुछ नाम जैसे माइंडफुलनेस, पोमोडोरो वगैरह। हाँ, कई सारी व्यवहारिक तकनीकें बताई गई हैं। एक तो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मतलब ध्यान साधना। इसका मकसद सिर्फ शांत बैठना नहीं बल्कि अपने ख्यालों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना है ताकि भटकाव को पहचान सकें। फिर आता है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब कुछ समय के लिए जानबूझकर अपने फ़ोन, लैपटॉप वगैरह से दूरी बनाना ताकि दिमाग को थोड़ा रीसेट होने का, आराम करने का मौका मिले। अच्छा, ये डिजिटल डिटॉक्स वाली बात दिलचस्प है। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि कितना लंबा होना चाहिए या कैसे? मतलब क्या सब कुछ बंद कर देना है? नहीं, समीक्षा शायद इसकी कोई तय अवधि या नियम नहीं बताती, लेकिन इस बात पर जोर जरूर देती है कि ये नियमित हो और इसका मकसद डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कटना नहीं बल्कि उस पर अपनी जो निर्भरता है उसे कम करना और एक तरह से नियंत्रण पाना है। इसके अलावा रोजमर्रा की एक तय दिनचर्या, एक रूटीन बनाने की बात भी कही गई है। ये हमारे दिमाग को एक ढांचा और अनुशासन देती है। और वो पोमोडोरो तकनीक, उसका क्या खास है? वो टाइमर लगाकर काम करने वाली? हाँ, पोमोडोरो तकनीक। इसमें काम को छोटे छोटे फोकस्ड हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे शायद 25 मिनट का काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। समीक्षा के अनुसार इसकी खूबी सिर्फ समय बांटना नहीं है बल्कि ये जानना कि हाँ, एक छोटा निश्चित ब्रेक आने वाला है। इससे उस 25 मिनट के दौरान पूरी तरह फोकस करने की प्रेरणा मिलती है। ये टाल मटोल से बचने में भी काफी मदद करता है। एक और चीज का जिक्र था, शायद डीप वर्क जोन बनाना। ये सिर्फ एक शांत कमरा होने से कुछ ज्यादा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालता है कि डीप वर्क जोन सिर्फ बाहरी माहौल नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था भी है। इसे बनाने के लिए एक खास रूटीन चाहिए होता है। मतलब आप तय करते हैं कि कब, कहाँ और कैसे बिना किसी भटकाव के काम करेंगे। इसमें फिर फोन बंद करना, सारे नोटिफिकेशन बंद करना और शायद अपने आसपास लोगों को भी बता देना कि भाई मैं अभी कुछ देर के लिए उपलब्ध नहीं रहूंगा या रहूंगी। ये सब तकनीकें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन समीक्षा इस बारे में क्या कहती है कि इन्हें असलियत में उतारा कैसे जाए? क्या सिर्फ इनके बारे में जान लेना काफी है? देखिए, यहीं पर समीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। वो ये कि सिर्फ प्रेरणा या जानकारी काफी नहीं है। लंबे समय तक अगर फोकस बनाए रखना है तो रोजाना अभ्यास और आत्मा अनुशासन, इन दोनों का तालमेल बेहद जरूरी है। ये तकनीकें असल में तभी काम करती हैं जब इन्हें लगातार एक अनुशासन के साथ अपनाया जाए। इच्छा शक्ति जरूरी है, हाँ, लेकिन उसे आदत में बदलना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। अब अगर किताब की बात करें तो समीक्षा उसकी क्या खासियतें बताती है और क्या कमजोरियां? हाँ, तो समीक्षा के मुताबिक किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सरल और सीधी भाषा। मतलब मुश्किल विचारों को भी काफी आसानी से समझाया गया है। इसमें असल जिंदगी से जुड़े उदाहरण दिए गए हैं जिनसे पढ़ने वाला आसानी से जोड़ पाता है, और साथ ही इसमें समस्याओं के स्पष्ट समाधान और कुछ व्यवहारिक अभ्यास, मतलब एक्सरसाइज भी दी गई हैं जिन्हें फौरन अपनाया जा सकता है। ठीक है, और कमजोरियों के बारे में कुछ? हाँ, समीक्षा में ये भी माना गया है कि किताब के कुछ हिस्से,
खासकर जहां तकनीकों को समझाया गया है वो शायद थोड़े दोहराव वाले, मतलब रिपीटेटिव लग सकते हैं। और शायद वो लोग जो पहले से ही एकाग्रता या प्रोडक्टिविटी जैसे विषयों पर काफी कुछ पढ़ चुके हैं, उन्हें इसमें बहुत ज्यादा कुछ एकदम नया न मिले। ये मौलिक शोध से ज्यादा स्थापित विचारों का एक अच्छा संकलन है, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष क्या निकलता है? ये किताब किसके लिए ज्यादा उपयोगी मानी गई है? निष्कर्ष काफी सकारात्मक है। समीक्षा इसे उन सभी के लिए एक बेहतरीन गाइड मानती है जो अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं और आजकल के डिजिटल भटकाव से जूझ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ऑफिस में काम करने वाले पेशेवर हों या फिर फ्रीलांसर। ये मानसिक स्पष्टता लाने और जीवन में एक अनुशासन की भावना पैदा करने में मददगार हो सकती है। समीक्षा इसे उन लोगों के लिए जरूर पढ़ें की श्रेणी में रखती है जो फोकस की कमी से वाकई परेशान है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक तरह से यह है कि द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड किताब आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ध्यान टिकाए रखने के लिए प्रैक्टिकल आजमाए हुए तरीके पेश करती है। और भले ही कुछ बातें जानी पहचानी से लगें, पर उन्हें एक जगह सरल भाषा में पाना अपने आप में उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल, और शायद सबसे अहम सीख सिर्फ इन तकनीकों को जानना नहीं, बल्कि उनके पीछे का जो सिद्धांत है, यानी अनुशासन और लगातार अभ्यास, उसको समझना है। जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है, ज्ञान को अमल में लाना ही असली चुनौती है। इस चर्चा के बाद शायद यह सोचने वाली बात है कि फोकस बढ़ाने की दिशा में आज से ही कौन सा एक छोटा सा अनुशासन